नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि मैं पहले ही अनाउंस कर चुका हूं कि इस चैनल के माध्यम से सी टेट के कंप्लीट पेपर, अब तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी पेपरों को एक एक वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपका जनवरी 2021 में जो 31 जनवरी 2021 को पेपर हुआ था वह पेपर है मेरे पास। और ये सेकंड पेपर है जो कि 6 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए है। उस पेपर का मैं बाल मनोविज्ञान आप लोगों के सामने आज कराऊंगा। इससे पहले मैथ का मैं करा चुका हूं, आप लोग मैथ का नहीं देखें तो उसको देख लें। 2 भाग में कराया हूं, अर्थमेटिक का अलग और आपका जो है कि शिक्षण का अलग कराया हूं। फिर इसके बाद मैं आपको सोशल का कराऊंगा और साइंस का भी कराऊंगा और इसी चैनल के माध्यम से हिंदी का भी कराऊंगा। तो आइए चलिए हम देर ना करते हुए मैं शुरू करता हूं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास आपको बताना है धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। दूसरा ऑप्शन है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। और जो तीसरा ऑप्शन है में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। और चौथा ऑप्शन है अनियमित और असंबद्ध होता है। तो देखिए, बाल्यावस्था की अवधि के बारे में हमको पढ़ना है तो आप लोग पहले तो किताबों पे विशेष फोकस करिए। और किताबों पे आपको का विशेष फोकस है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इन सवालों का 100% सटीक आंसर देंगे। तो बाल्यावस्था की बात की जाए तो जो बाल्यावस्था की अवधि में विकास जो होता है वह बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, जो कि आपका 2 सबसे सटीक आंसर है। बहुत से लोग एक पे भी जाएंगे, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। बहुत से लोग एक पे जाएंगे, लेकिन जो सबसे सटीक आंसर है वह आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। फिर आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। देखिए, प्रश्न 2 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस पे एक प्रश्न प्रत्येक बार एग्जाम में आता है। तो बात की जाए दूसरे प्रश्न की तो निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन पहला है, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। बिल्कुल ही सही है, पहला ये ऑप्शन आपका सही है। जो आपका जेड की बात की जाए तो आपका बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अवधि कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र जो है कि जेड कहलाता है। इसको शॉर्ट में जेड भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, आपका पहला ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। देखिए, बात की गई है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, तो जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें जो बच्चा होता है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होता है। तो ये आपका पहला ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे तो मैं केवल ऑप्शन जो सही है उसी को बताऊंगा, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। देखिए, बात की गई है लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्व बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। देखिए, बात की गई है यहाँ पे सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है, विशेष तौर पे इस पे आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक सामाजिक कहाँ पे लिखा है, आपका ऑप्शन 2 में आपका सामाजिक है, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। इसी में जो है कि ये प्रक्रियाएं जो है कि सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास में ही होगा। बहुत से बच्चे ऑप्शन 4 मार के आएंगे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, लेकिन आप सोच लीजिए जब सामाजिक की बात किया जाएगा तो सामाजिक प्रणाली की बात किया जाएगा तो हमेशा जो है कि सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास की बात की जाएगी। तो प्रश्न नंबर 4 का आपका ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। आपका यहाँ पे बुद्धि का प्रकार दिया गया है और इसके बाद आपका अंत स्थिति अनुपालन संभावना आपका दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, स्थानिक की बात किया जाए तो मनोवैज्ञानिक, फिर आपका दूसरा दिया है अंतरा व्यक्ति की बात किया जाए तो विक्रेता, तीसरा आपका दिया है भाषिक की बात किया जाए तो मूर्तिकार और चौथा दिया है शारीरिक गति संवेदनता, तो ये खिलाड़ी। तो ये आपका यही वाला आपका सत्य हो जाएगा। जो शारीरिक गति संवेदनता होती है ये आपका खिलाड़ी का होता है, यही आपका सही हो जाएगा और बाकी ये जो है कि
तीनों आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 5 का आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं लेव वाइगोस्की के अनुसार जो है कि बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी लेव वाइगोस्की कोहल वर्ग जीन प्याजे, तो 100% एक दो प्रश्न दे के जाएंगे आपके एग्जाम में। इनकी बात की जाए तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एकदम 100% आपका जो है कि जो लेव वाइगोस्की जो है कि भाषा से संबंधी बात करते हैं, तो और भाषा के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका की बात करते हैं, तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह किसने बताया? तो लेव वाइगोस्की ने बताया। तो 6 का आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अब जो है कि प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, फिर आपका ऑप्शन फर्स्ट देख सकते हैं, बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बिल्कुल गलत होगा। फिर ऑप्शन सेकंड की बात करें तो बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, ये भी बिल्कुल गलत होगा। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो अभिभावकों के को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायता होता है, तो यह भी आपका बिल्कुल गलत बात है। आइए चौथा देख लेते हैं। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों को समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का आपका ऑप्शन 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? तो प्रश्न नंबर 8 में आपको बताना है प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। तो आपका पहला ऑप्शन है लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर दूसरा बात करें तो समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर तीसरा है एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बात की जाए ऑप्शन 4 की तो क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। जब जहां पे भी प्रोत्साहन का बात आ जाए तो वह 100% आपका वो आपका ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न 8 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए, एक गुण और साधन। ऑप्शन 2 है एक रुकावट, ऑप्शन 3 है एक समस्या और ऑप्शन 4 है एक व्यवस्थागत मुद्दा। तो प्रश्न नंबर 9 का आपका पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा, एक गुण और साधन के रूप में समझना चाहिए आपका बहुभाषिकता को। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। देखिए बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में ऐसा नहीं किया जाता है। दूसरा है अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है, तो वर्गीकृत करना एक नेगेटिव शब्द है, ये भी नहीं किया जाता है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, तो यह भी आपका एक नेगेटिव शब्द है, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा बाल केंद्रित कक्षा में। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 का आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो सांस्कृतिक उपकरण की बात करें तो इसके लिए लेव वाइगोस्की सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 का आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 12 है। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? बात की गई है नहीं की, और नहीं जहां पे होगा उसका विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि लगभग 95% बच्चे नहीं को पढ़ते ही नहीं है, वो पढ़ लेंगे अधिगम सामग्री उपयुक्त है और जो है कि रॉन्ग ऑप्शन करके आ जाएंगे। तो यहाँ पे नहीं पूछा है अर्थात कि निगेटिव का भाई निगेटिव ही होगा। ऑप्शन पहला पहला है बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, तो ये आपका सही है। हमको क्या करना है? बड़े आकार में मुद्रित मुद्रित पुस्तकें रखनी चाहिए जो कि आंशिक रूप से दृष्टिबाधित है। इसके बाद बात की जाए त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। फिर तीसरा बात किया जाए बोलती पुस्तकें, स्पष्टीय सूचना पट, ये भी आपका होना चाहिए। और चौथा क्या है? छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। देखिए जब आंशिक रूप से जब दृष्टिबाधित यदि कोई व्यक्ति है उसको जब छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट देंगे तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा। और आपका पूछा है नहीं, तो नहीं का भाई आपका हो जाएगा नहीं, आपका ऑप्शन 4 12वें का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्हित विचार है, जो कि समावेशी शिक्षा के बारे में बात करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यवसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना, तो ये आपका समावेशी शिक्षा बिल्कुल नहीं कहता है।
फिर बात किया जाए बच्चों की क्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, ये भी आपका नहीं होगा। तीसरा है अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं का प्रावधान करना, तो यह भी आपका समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर बात की जाए दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने की का अधिकार है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है समावेशी शिक्षा के अंदर। फिर बात की जाए प्रश्न नंबर 14 की, तो प्रश्न नंबर 14 आपके स्क्रीन पे प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्तता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। ऑप्शन सेकंड है वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। और ऑप्शन थर्ड है प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर। और ऑप्शन फोर है रटने पर आधारित परीक्षा देकर। तो इसमें जो प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे होते हैं उनको चुनौतीपूर्ण कार्य दिया जाता है और निरस्तता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर जो है कि उनको संबोधित किया जा सकता है। तो आपका प्रश्न नंबर 14 का आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। पहला ऑप्शन है उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर। तो पठन वैफल्य की बात करें तो आपका जो है कि पहला वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा वाले की पे आते हैं पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा की बात करें तो उनके पढ़ने और लिखने की कौशलों के विश्लेषण से। देखिए जब पठन वैफल्य की बात करें तो वह कैसे पढ़ता लिखता है उनका विश्लेषण करना बहुत ही जरूरी है, तो इसलिए इस प्रश्न का आपका ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। तो इस भाग में हम लोग केवल 15 प्रश्न ही करेंगे। आगे के 15 प्रश्नों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं, इसलिए इस भाग में केवल हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले भाग में हम एक नए वीडियो के साथ इसी का जो अगला पार्ट है उसको लेके आएंगे। तो इस वाले पार्ट को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।